ओके। तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 46 तक, ठीक है? तो अब उसके ही आगे हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको 46 नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ए, बी, सी, ए और यहाँ गैप था, फिर बी, सी, ए, बी, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे बी, सी, ए, बी, फिर यहाँ गैप था तो यहाँ पे बी किया है, सी, ए, यहाँ गैप था, यहाँ ए किया है, बी, बी, सी, यहाँ गैप था, ए। तो अब यहाँ पे ये देखिए 2 ए हो गए, यहाँ पे 2 बी और यहाँ 2 सी। और इसमें अब आप इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा असल में ये इनके पेपर में ये लिखा हुआ था, पेंसिल से इन्होंने अल्तमश ने ये सब किया हुआ था। यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सेपरेट लिख के दिखाया है। अब देखिए यहाँ अरेंजमेंट क्या है कि ये ABC इसके बाद 2 ए आए, फिर BC, फिर 2 ए और 2 बी आ गए। इसके बाद C और फिर 2 ए, 2 बी, 2 सी। तो ये सीक्वेंस हो गई। यहाँ पे 1 लेटर रिपीट हुआ, यहाँ 2 रिपीट हुए, यहाँ 3 रिपीट हुए। तो ये सीक्वेंस बनती है अगर हम थर्ड वाला लेते हैं। तो बाकी सब जो है ऑप्शन लेने से कोई अच्छा सीक्वेंस नहीं बन रहा था, ठीक है? तो इसमें बेटर ऑप्शन हमें मिला कि यहाँ पे ये पहले ए एक बार रिपीट हुआ, फिर ए के बाद ए और बी दोनों रिपीट हुए और फिर ए, बी और सी तीनों रिपीट हुए। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना। तो इसलिए 46 का आंसर थर्ड होगा। और 47 में यहाँ पे ऑप्शन सेकंड लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए ए करेंगे, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी। तो इससे हमारा देखिए ये सीक्वेंस बन रहा है। इसमें भी ये ए के बाद 2 बी लगातार आ रहे हैं, फिर सी, ए, सी, बी। तो यहाँ पे देखिए बी डबल था और इसके बाद सी एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, सी, ए, सी, बी। फिर यहाँ पे बी सी था, यहाँ सी डबल हो गया। अब इसके बाद ए बी, ए सी, यानी सी और इसके बाद ए ए। तो इसके बाद ये ए यहाँ रिपीट हुआ तो यही ए यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है? यहाँ बी था तो इसके बाद सी रिपीट हुआ था, यानी यहाँ पे सी इससे पहले होगा। और यहाँ पे ये सी रिपीट हुआ है तो सी इससे पहले ये 2 जगह आया था। यहाँ ए 2 जगह रिपीट हुआ था, इससे पहले ए 2 जगह आया था। तो इसी तरह अब फिर बी रिपीट होगा। तो इस तरह से बी, सी, ए फिर बी आएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारी बन गई। ठीक है? तो इस तरह से 47 का सेकंड होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं ये, इसमें बहुत गौर से देखना पड़ता है और अक्सर कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप जब गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, कुछ सीक्वेंस बन रही है, जहाँ लेटर्स कम होते हैं। ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब यहाँ पे ये देखिए इस जगह ये एस हमने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। तो अब यहाँ पे देखिए कैब रिपीट हो रहा है, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब। और इसके बीच में यहाँ पे कैब के बाद ए ए सी ए, फिर कैब आया। अब यहाँ पे खाली 2 लेटर रिपीट हुए, यहाँ 4 रिपीट हुए। ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये ए सी ए 4 रिपीट हुए थे। बीच में ये 2 रिपीट हुए और यहाँ पे फिर 4 रिपीट हुए, ए सी ए। तो मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक सीक्वेंस है। यहाँ पे 4 कैप से पहले, यहाँ 4 कैप से पहले, यहाँ कैप से पहले 2। बीच में 2 आए हैं और इधर दोनों तरफ 4-4 लेटर रिपीट हुए। तो कैब के बाद ए आया, यहाँ कैब के बाद खाली सी ए आया, यहाँ ए के बाद सी ए, यहाँ सी ए, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे ए रिपीट हुआ था और यहाँ पे फिर ए रिपीट हुआ और ए के बाद
CA और फिर CB। तो यहाँ पे देखिए फिर CA आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये कैप था, कैप के बाद ये CA आया था। वही यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, कैप, कैप के बाद CA और यहाँ कैप के बाद डबल A रिपीट हुआ था और यहाँ कैप के बाद डबल A रिपीट हुआ। तो इस तरह से ये अल्टरनेट वे में ही चल रहा है। तो कैप CA, यहाँ पे कैप डबल A, यहाँ पे कैप डबल A और उसके बाद CA। इस तरह से ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है 49। तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। तो 49 यहाँ पे हमने लिया है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन लेंगे तो देखिए यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे D, यहाँ पे B और यहाँ पे फिर B आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ D आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2A और इसके बाद BCDA, BCDA, यहाँ पे 2B और अब यहाँ पे था BCDA, यहाँ पे हो गया CDAB। इसके बाद C रिपीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे था BCDA और यहाँ हो गया ये था A और A के बाद ये D और ये B है। तो यहाँ पे AABCDA, यहाँ पे BB, यानी यहाँ पे एक B आया तो ABCD और यहाँ पे BCDA, ठीक है? BCCD, तो यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं वो आगे को खिसक रहे हैं। यहाँ पे A रिपीट हुआ था और यहाँ पे B रिपीट हुआ, यहाँ पे C रिपीट हुआ और यहाँ पे D रिपीट हुआ। तो ये C, यहाँ पे 2 D आए, ये 2 C आए और यहाँ पे 2 B आए और यहाँ पे 2 A आए और उनके बीच में यहाँ पे BCD है, ठीक है? यहाँ पे BCD है और यहाँ पे BCCD, यहाँ पे BCDD। तो ये देखिए यहाँ पे D 2 बार आ गया, उससे पहले B और C, ABCDD। यहाँ पे C 2 बार आया तो BCCD और यहाँ पे BBCD, यहाँ पे AABC। यहाँ पे A यानी 2 बार आया, यहाँ B 2 बार आया, यहाँ C 2 बार आया, यहाँ D 2 बार आया। तो ये सीक्वेंस यहाँ बन रही है। ये हमने थर्ड ऑप्शन दिया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस तरह से इन्होंने बांटा है कि MNO, इसके बाद NOPQ, तो ये 3 लेटर यहाँ पे ये लिए गए और इसके बाद एक आगे बढ़ गए, M छोड़ दिया, NOPQ। अब इन्होंने N छोड़ दिया, फिर O से स्टार्ट किया, OPQRS। अब यहाँ पे ये देखिए OB छोड़ दिया, अब इन्होंने PQRST। यहाँ पे 3 का सेट था, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ फिर 5 का। यहाँ हो सकता है और आगे चलते तो एक और आता, ठीक है? तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो 3 का सेट, फिर 4 का, फिर 5 का और ये देखिए MNO, यहाँ पे NOPQ, यहाँ पे OPQRS और यहाँ पे PQRST। इस तरह से सीक्वेंस बन रही है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट जो है ये 51 से 55 तक एक ही टाइप के। यहाँ पे इस बार थोड़े से इन्होंने क्वेश्चंस हार्ड दे दिए। आगे जो 10 क्वेश्चन है वो हार्ड इस हिसाब से हैं कि 10th के बच्चों को जो इन्होंने जो इंग्लिश के वर्ड दिए हैं वो सिंपल नहीं है और जाहिर है कि स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ा के अगर दी है, ये जो स्पेलिंग्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं
तो ये देखिए, ये इस तरह से दी है तो ये आसानी से समझ में नहीं आती। ये एक्चुअली डिलीजेंट है। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, मेहनत करने वाले को। तो यहाँ पे ये इनमें से कोई वर्ड लेके इसका वर्ड यहाँ तलाश करना था। तो यहाँ पे डिलीजेंट माने मेहनती होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये फिर ये प्रिडिक्ट लिया है, यानी अनुमान लगाना या पहले से कह देना। अब ये वर्ड भी 8वीं क्लास के बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि प्रिडिक्ट के बारे में सोचेंगे, चूँकि गड़बड़ा के लिखा हुआ है। तो इसको खाली स्पेलिंग को देख के पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ ये कम बच्चों के सही हुए होंगे। डिलीजेंट था, ये प्रिडिक्ट था, जिसका मतलब होता है पहले से कह देना। इसका वर्ड बनाना था और इस वर्ड का मीनिंग चुन के इसमें यहाँ टिक करना था। यहाँ पहले से कह देना प्रिडिक्ट माने होता है। जैसे यहाँ डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। अब यहाँ पे ये फिर ये फैटीग लिया है, थकावट। फैटीग माने होता है थकावट, तो उसको रीअरेंज करेंगे तो फैटीग बनता है। तो फैटीग का मतलब थकावट है। तो यहाँ पे 53 में ये फैटीग आ जाएगा और फैटीग इसी से बना है। तो यहाँ फैटीग का मतलब थकावट है, तो थकावट को टिक करेंगे यानी 1 नंबर। इसके बाद आया था 54। तो 54 ये ऊपर देखिए थकावट था, फैटीग। तो यहाँ पे डिसरप्ट है। अब ये भी कॉमन वर्ड नहीं है। मतलब 8वीं क्लास के बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वो भी हिंदी मीडियम अगर है तो कम चांस रहते हैं कि बच्चा इतना सोचेगा। तो यहाँ पे तितर-बितर करना या नष्ट-भ्रष्ट कर देना या तोड़ना भी इसका मतलब हो सकता है। तो अलग कर देना या नष्ट कर देना या तोड़ देना यही सेंस होती है इसकी, डिसरप्ट की। तो इससे डिसरप्ट बनेगा और डिसरप्ट की मीनिंग है यानी तोड़ना के करीब, ठीक है? तो यहाँ पे तोड़ना हम लेंगे। यहाँ पे ये खाने की डिशेज़ ऐसे सजाई जाती हैं, अगर यूट्यूब वगैरह आप लोग देखते हो, वहाँ पे किसी खाने के चैनल पे अगर कहीं कभी गए होगे, तो वहाँ पे आपने कहते सुना होगा कि सलाद को ऐसे गार्निश कीजिए, फलानी डिश को ऐसे गार्निश कीजिए। तो इसका मतलब होता है सजाना, ठीक है? तो यहाँ पे 4 वर्ड दिए थे, सजाना, रचाना, प्रभावित करना, थोपना। तो गार्निश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। तो यहाँ पे गार्निश लेना था, ठीक है? तो क्लियर हो गया? ये है 56। तो यहाँ पे कह रहे हैं 56 से 60 में प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से वो शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के लगभग विपरीत हो। तो यहाँ पे विलोम छांटना, ठीक है? तो विलोम छाँटने के लिए यहाँ पे भी वही है किस्सा कि थोड़ा-सा वर्ड जो है हार्ड दे दिया आप लोगों के हिसाब से। अब ये जो लेटर्स थे इनसे बनता है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी या स्केर्सिटी या उल्टा काहे का है ये? सरप्लस का। कमी, ज़्यादती, सरप्लस ज़्यादती होता है और ज़्यादती को हम अधिवेश कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो अधिवेश यहाँ पे सही वर्ड है। जो कि सरप्लस का मीनिंग है और पॉसिटी इसका उल्टा है। पॉसिटी का मतलब होता है कमी और इसका उल्टा हो गया सरप्लस और सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। तो थोड़ा-सा घुमा दिया है। तो इस बार ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कर दिया। लास्ट ईयर भी थोड़ा-सा इन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ाया था, इस बार और बढ़ा दिया। तो कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे दिए थे कि जो कि बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगे थे और इस बार इन्होंने और ज़्यादा ग्रिप बढ़ा दी, टाइट और कर दिया। हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे अच्छे परसेंटेज ले आते हों इसलिए ऐसा किया। ख़ैर व्हाटएवर इट इज़
अगर आपको परेशानी हुई है तो औरों को भी हुई होगी, तो परसेंटेज हो सकता है इस बार गिरेगा, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे भी ये इन्होंने जो गड़बड़ा के लिखा था, तो इसका मतलब है वैंक्विश, यानी किसी को इज़्ज़त देना, ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना। और इसका उल्टा क्या होता है? नीचा दिखाना, ज़लील करना। तो यहाँ पे नीचा दिखाना हमें सेलेक्ट करना था। तो यानी वैंक्विश, और वैंक्विश का उल्टा है नीचा दिखाना, क्योंकि वैंक्विश का मतलब होता है ऑनर या रिस्पेक्ट। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ARTYD दिया था, तो इससे बनता है टार्डी। टार्डी कहते हैं लेज़ी या स्लगिश, मतलब बहुत काहिल हो जो, आलसी जिसे कहते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? त्वरित, यानी जिसके चाबी लगी हुई हो, उछलता कूदता फिरे जो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, उसे कहते हैं त्वरित, या इसका जो है जस्ट अपोज़िट है लेज़ी का। नहीं, जिसके आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसा लगता है जैसे उनकी किसी ने चाबी दे रखी है कि 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठते हैं, उसे त्वरित कहते हैं। तो यहाँ पे स्लगिश और लेज़ी का उल्टा त्वरित है, ये टार्डी का अपोज़िट है। ठीक है? नेक्स्ट है, अब ये वर्ड भी बड़ा अनकॉमन है, एम्नेस्टी। एम्नेस्टी बहुत से बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा। एम्नेस्टी जो है कोर्ट में आमतौर पे यूज़ होता है, इसका मतलब होता है क्षमादान। मतलब दंड का उल्टा है, यानी किसी को सज़ा दे दी जाए और यहाँ पे है इसका मतलब सज़ा माफ़ करना या क्षमादान देना या रिहाई, और इसका उल्टा दंड हो जाएगा, सज़ा। ठीक है? तो एम्नेस्टी यहाँ पे बनाना था, और एम्नेस्टी का उल्टा होगा दंड। ठीक? तो दंड को यहाँ टिक करना था। ये टिक शायद मैं करना भूल गया हूँ, तो इसको मैं टिक किए देता हूँ, ये दंड कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे है MRPBLOB, ये फिर भी थोड़ा समझ में आता है, ये कर लिया होगा काफ़ी बच्चों ने। तो ये इससे बनता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, और समस्या का उल्टा क्या होता है? समाधान। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ये तो ठीक है, ये इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे ये 4 अलग-अलग क्रॉप इन्होंने दिखाई हैं, फसलें। तो यहाँ पे कहते हैं देखिए कि निम्नलिखित आकृति में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूँ, तो देखिए आयत को एक गेहूँ मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद व्रत था, व्रत की जगह मक्का ले लेंगे, नहीं गेहूँ, चना, मक्का और चावल। गेहूँ, इसमें था आयत फिर वर्ग, अच्छा आयत के बाद वर्ग था, ठीक है, मैंने सोचा मैंने गलत मार्क कर दिया। तो ये देखिए आयत था, तो आयत को सबसे पहला यहाँ पे आयत था, तो आयत को हमें गेहूँ लेना था। इसके बाद वर्ग इन्होंने लिखा है, वर्ग ये नीचे है, तो यहाँ पे हमें चना लेना है। और व्रत, ये व्रत है, तो व्रत यानी मक्का, ये मक्का हो गया, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज को लिया है चावल, ये चावल हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो चारों की तो देखिए जो चारों में कॉमन होगा तो वो क्या है? यहाँ पे 7 है। तो चारों चीज़ों की खेती 7 यानी 7 जगहों पे हो रही है। इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसको या तो छोटा और कर देता हूँ। अब स्क्रीन पे ठीक दिख रहा है ना? ओके।
तो यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन था ये था चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे 7 चीज़ें कॉमन, तो ये एरिया है वो। यानी इस जगह 7 नंबर हैं। यानी चारों जगह जो हैं एक साथ वो 7 जगह पे होती है। ठीक? तो ये आपका 61 का आंसर हो जाएगा 7। और नेक्स्ट है 62। तो 62 इसमें पूछा है किस क्षेत्र में मक्का गेहूं और मक्का। तो गेहूं तो देखिए आयत था और मक्का ये सर्किल था। तो सर्किल और रेक्टेंगल जहां पे दोनों होंगे यानी ये 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को टिक करें। अभी कह रहे हैं किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती होती है। चावल अकेला तो देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया था ये 2 नंबर। ठीक, तो क्लियर हो गया ये। तो ये 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे। अच्छा, और है इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। तो किस क्षेत्र में चावल नहीं सॉरी किस क्षेत्र में केवल मक्का की खेती होती है? तो ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं। तो केवल मक्का, मक्का था ये। तो केवल मक्का तो देखिए ये है 3 नंबर, क्योंकि सर्किल जो है वो मक्का को दिखा रहा है और सर्किल यहाँ पे किसी जगह शेयर नहीं हो रहा है। तो ये 3 नंबर जो है अगले क्वेश्चन का आंसर है, खाली मक्का यानी। तो किस क्षेत्र में केवल मक्का, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये देखिए 3 नंबर हमने इसलिए मार्क कर दिया है। अगला है किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती होती है? तो एक बार फिर ऊपर चल के देख लेते हैं, चावल और मक्का। देखिए चावल ये त्रिभुज है और मक्का ये सर्किल है ये वाला। 2 चीज़ें ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर जो है ये दोनों में कॉमन है, सर्किल में भी और ट्रायंगल में भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 को हमने टिक किया हुआ है। ठीक है? ये क्लियर हो गया? हुँ, हुँ। तो ये 66 क्वेश्चन जो है ये भी ज़रा टिपिकल है, लेकिन ये मैंने क्लास में कराया था, आप लोगों को याद होगा, सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है? तो इसमें देखिए ऐसा था, थोड़ा-सा मैं इसको और बस क्लोज़अप के बजाय मैंने और दूर कर दिया। हुँ, हुँ। अब पूरा दिख रहा है ना आराम से? तो यहाँ पे ऐसा था देखिए के यहाँ पे वही सीरियल ऑर्डर का चक्कर है। तो सी 3 होता है, के 11 होता है। तो सी और 11 इन दोनों का सीरियल ऐड किया है और ऐड करने के साथ-साथ और इसमें 4 ले लिया है। क्योंकि 11 और 3 14 होते हैं और 14 का आधा जो है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 ले रखा था। तो इसलिए 4 सब में हमने जोड़ दिया है। क्योंकि वो सब में ही फ़र्क आ रहा था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, वहाँ भी बताया था कि इसमें 4 अपनी तरफ से जोड़ना होगा। तो इधर 11 3 14 4 18 18/2 9 हो जाएगा। यानी सीके का कोड जो है वो इधर 9 लिखा है और जेआर जो है जे 10 होता है और आर 18 होता है। तो 18 10 28 4 32 32/2 यानी 16। तो इसका 16 इस तरह से आया। ये 16 जो है इस तरह से आया। ठीक है? ये 16 हमने कैलकुलेट किया। ऐसे ही यहाँ पे ओएस है। तो ओ और एस इसका क्या हो जाएगा? इसका मैंने ये देखिए इधर ये ओ 15 हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा। तो 19 15 34 और 4 38। 38 को 2 से भाग देंगे 19 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 19 आ गया।
इधर है टी एक्स, तो टी का 20 होता है और एक्स का 24 होता है, तो 24 और 20 44 होते हैं, 44 और 4 48, 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 24 आया था। तो अब पैटर्न आपको समझ में आ गया। यानी इधर वाले जो है इनका नंबर इधर लिखा है, इधर वालों का इधर लिखा है, तो ऐसे ही हम के, एम और पीवी का निकाल लेंगे। अब पीवी का जो आया है, पी यहाँ पे 16वें नंबर पे होता है और बी 22वें नंबर से। तो 22 और 16 38 और 4 42, 42 का आधा 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में 21 आ जाएगा, यानी पीवी इधर था तो 21 इधर आएगा। ऐसे ही के एम, के 11 होता है, एम 13 होता है, तो 13 और 11 24, 24 और 4 28, 28 बटे 2 14, इसलिए ये 14 इधर आ गया। ठीक है, तो हम चूज कौन सा करेंगे? अब ये पहले लेफ्ट साइड लिखी जाएगी फिर राइट, तो 21 14, यानी ये देखिए 2 नंबर जो है ये हमें सेलेक्ट करना। तो मेहनत बहुत थी एक नंबर के लिए यहाँ पे। बाद क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है ये भी जरा टिपिकल है। तो यहाँ पे देखिए इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बाहर के जो नंबर है 4 5 6, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120, 120 को 10 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी सबको 10 से डिवाइड कर दिया है गुणा करके, 5 6 4 इनको गुणा किया, 10 से भाग दे दिया। इसको अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं। 4 को जैसे 2 से भाग दिया 2 रह गया, और इस 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, या 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 6 दूनी 12 हो गया। या सीधा आप यूं समझ लीजिए 4 पंजे 20, 20 छक्के 120, 120 को 10 से भाग दिया तो 12। ऐसे ही यहाँ पे 5 छक्के 30 और 30 सत्ते 210, 210 को 10 से भाग दिया 21 आ जाएगा। तो यही पैटर्न यहाँ पे भी आना चाहिए। 10 चौक 40 और 40 अट्ठे 320, 320 को 10 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 32 जो है ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, ये तो 32 को यहाँ टिक करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। 10 चौक 40 और 40 अट्ठे 320, 320 को 10 से भाग दिया तो 32 आ गया, और 32 को यहाँ टिक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए सीक्वेंस, यहाँ पे 19 और 13 इन्हें जोड़ेंगे तो 19 13 32 हो जाएंगे, और नीचे हम इसके डबल से, जो नीचे नंबर है इसके 2 गुने से भाग दे देंगे, तो 8 चौक 32। तो इस तरह से ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही देखिए, नहीं इसका दुगना नहीं है तो अलग अलग नंबर थे। हाँ, ये मैंने कैलकुलेट किया था तो ये इस तरह से आया था कि इन्होंने इसको 4 जो लिया है 19 13 32, और 32 को अगर 8 से भाग देंगे तब 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 71 और 9 80 हो गया, 80 को अगर 8 से भाग देंगे तब 10 आएगा। तो यहाँ ज्यादा आसानी से नजर आ रहा था कि 71 और 9 जोड़े हमने तो 80 हो गया, 80 को अगर 8 से भाग दे देंगे तो वो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे भी ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 128 है और ये 32 है, तो 128 और 32 मिलके 160 हो जाएंगे। 160 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये 20 मैंने लिख दिया, और 20 यहाँ पे 3 नंबर पे था। ठीक है, तो ये हमने चूज कर लिया। तो इसमें भी माथा बच्ची अच्छे खासी, मगर ये तो वहीं वो मैथ के ऑपरेशन वाले, तो इसमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा।
उम्मीद ही की जा रही है कि आप कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह के केसेस में या तो अपोजिट मल्टीप्लाई होते हैं या बाहर के सारे जुड़ जाते हैं या किसी का स्क्वायर हो जाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने। तो अब यहाँ देखिए 8 छक 48 हुआ और 6 दूनी 12 हुआ। तो 48 में से अगर 12 घटा देंगे तो 36 आ जाता है। ये देखिए 8 छक 48 मैंने करके देखा है, तो 6 दूनी 12, तो 48 में से 12 गए, 36 आ गए, वो यहाँ बीच में आ गए। तो यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 7 अट्ठे 56 हो गया और 56 में से 10 आपने माइनस कर दिया तो 46 आ जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 में से 10 गए 46। तो यही यहाँ पे तरीका रखेंगे। 7 को और 10 को गुणा करेंगे, 7 दही 70 और 70 को आप क्या करेंगे, तो 70 और 6 चौक 24, 70 में से 24 गए 46। ठीक है, 7 ढाई 70 और 6 चौक 24, तो 70 में से 24 माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे 46 आएगा। तो 46 ये 2 नंबर पे दिया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओके, 70 नंबर पे ये देखिए दिया है, यहाँ पे भी अपोजिट नंबर्स जो हैं इनका सारा खेल है। तो यहाँ अपोजिट आपस में अपोजिट वाले नहीं लिए, यहाँ पे एक साइड के ले लिए। यहाँ पे 56 और 15 61 हो गए, सॉरी 71, और ऐसे ही 22 और 8 30, तो 71 में से 30 गए तो 41 आ गए। तो यहाँ तो आसानी से दिख रहा था कि 22 8 30 है, 56 15 71 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 41 आ जाएगा। यहाँ और ज्यादा इजी था, 10 6 16 और इधर 46 और 9 55, तो 55 में से 16 गए 39 आ गए। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 34 11 45 हो गए और 14 6 20, 45 में से 20 गए 25 बचे, तो 25 यहाँ पे हमने, ये देखिए सेकंड नंबर पे 25 था वो ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम्म, अब ये आ गए आपके वेन डायग्राम वाले। तो वेन डायग्राम ये 4 टाइप के दिए हुए हैं। अब कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो हमें देखना है, और उसी हिसाब से इस फिगर का जो सीरियल नंबर है वो अंदर देख के उस नंबर को टिक करना। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कि देखिए 4 नंबर अगर ये 4 भी दे देते आपको टिक करना बड़ा आसान हो जाता। इन्होंने घुमा दिया, इन्होंने 2 पे 4 दे दिया, 1 पे 2 दे दिया, 3 पे 3 दे दिया, 4 पे 1 दे दिया। इस तरह से थोड़ा-सा इसमें घुमाया जाता है। इसमें थोड़ा-सा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, मुश्किल नहीं होता है ये। तो अब ये फिगर दी थी, तो अब ठीक आ गया स्क्रीन पे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 4 फिगर दी हैं। ये कौन-सा केस है जहाँ पे एक के अंदर एक इस तरह से चीज़ें आती हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर आ गया, तो वो कैटेगरी इसमें आई। लेकिन अगर जैसे हम ले लें उत्तर प्रदेश के अंदर 2 शहर ले लें, रामपुर, मुरादाबाद ले लिया, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ हमने ले ली कि जिसमें कुछ कॉमन है, ठीक है? अब किसी चीज़ के अंदर दोनों आती हैं और आपस में भी कुछ कॉमन है, ठीक है? मान लीजिए 8वीं क्लास के 2 स्टूडेंट हैं और वो दोनों स्टूडेंट के पास कोई एक सब्जेक्ट कॉमन है, बाकी सब्जेक्ट अलग ले रखे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे वो कैटेगरी आती है जहाँ पे एक चीज़ दूसरे के अंदर है, जैसे हम बात करें कि फल ले लें, फल के अंदर आम ले लें और एक सब्ज़ी का कोई नाम दे दें, तो फल के अंदर आम आ जाएगा, सब्ज़ी अलग हो जाएगी, तो वो 4th कैटेगरी में आती है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन-सी कैटेगरी है? यहाँ पे है देखिए आलू बुखारा और आलू और फल। मिलता हुआ नाम देख के कन्फ्यूज़ किया है, लेकिन हमें जानते हैं कि फल के अंदर आलू बुखारा आता है। जाड़ों में फल आता है नीले रंग का, आपने देखा होगा जामुनी कलर का, तो वो आलू बुखारा होता है और आलू आपकी सब्जी है। तो यानी आलू जो है
वो अलग है। आलू को ये मैंने अलग सर्किल से दिखाया है और ये फल है, फल के अंदर आलू बुखारा दिखा दिया। तो यानी ये सी कैटेगरी आएगी। ये कौन सी है यहाँ पे? ये देखिए 4 नंबर, और 4 नंबर यहाँ पे बैठा है सेकंड। तो यानी ये सेकंड ऑप्शन को टिक करना। ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग, इंजीनियर, डॉक्टर। अब इंजीनियर और डॉक्टर दोनों जो हैं इंसान हैं और इंसान को हम लोग कह देते हैं। तो यानी लोग के अंदर ही इंजीनियर और डॉक्टर आएंगे। इसीलिए लोग को मैंने बड़े सर्किल से दिखाया है और डॉक्टर और इंजीनियर को 2 छोटे सर्किल से। तो ये कैटेगरी हो गई कौन सी? 2 नंबर ये वाली। ठीक है? ये 2 नंबर जो दिखाई थी ये कैटेगरी है। तो यहाँ पे 2 नंबर कहाँ दिया है? यहाँ 3 ऑप्शन पे दिया है। ठीक है? तो इसलिए 3 को हमें दिखाना। अब यहाँ पे फिगर तो ऊपर रह जाएंगी, तो मैंने इसीलिए फिगर्स बना दिए ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो अब हमें 73 लेना है। तो 73 ये है। तो इसमें देखिए समुद्र, टापू और पर्वत, तो इनका आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए समुद्र के अंदर टापू होता है, लेकिन पहाड़ जो है आमतौर पे छोटा टापू वगैरह पे या जजीरे पे नहीं हो सकता। पर्वत तो बड़ी चीज है और ज्यादातर जो बड़ी एरिए हैं वहां पे पहाड़ होते हैं। समंदर में पहाड़ नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, बहुत रेयर केस। तो पर्वत को अलग दिखाया जाएगा। ये देखिए पर्वत को मैंने एक छोटे सर्किल से दिखा दिया है और पूरे समंदर को ये बड़े सर्किल से दिखाया है, और समंदर के अंदर ये टापू होता है वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो यानी ये कैटेगरी, और ये थी ऊपर 4 नंबर कैटेगरी। और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 नंबर में। ठीक है? यानी एक के अंदर एक और एक सेपरेट। तो ये 4 नंबर कैटेगरी में ऊपर आया था। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि ऊपर पिक्चर जो है बार-बार दिखाना पड़ती है, इसलिए मैंने पिक्चर यहाँ हाथ से बना दी। तो इसके बाद 74 में देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रह बुध, मंगल। अब बुध और मंगल जो हैं, ये दोनों ही क्या हैं? ग्रह। यानी ग्रह के अंदर ये दोनों आते हैं। तो यानी ये कैटेगरी आएगी। बड़ा सर्किल ग्रह हो गया और ये 2 छोटे सर्किल जो हैं बुध और मंगल हो गए। यानी पिक्चर नंबर थी 2। ठीक है? यानी पे यहाँ पे 2 नंबर की कैटेगरी, जैसे ऊपर आया था लोग के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, तो 2 यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब आ गया गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। अब गुलदस्ते के अंदर फूल लगे होते हैं और फूल के अंदर पंखुड़ियाँ होती हैं। ये तीनों एक दूसरे के अंदर हो गए। गुलदस्ता सबसे बाहर, फिर फूल, फूल के अंदर पंखुड़ी। यानी ये कैटेगरी होगी। देखिए, ये बाहर वाले को हमने गुलदस्ता लिया है। ये गुलदस्ता ये सबसे बड़े सर्किल को यहाँ दिखाया है। उससे अंदर वाले सर्किल को फूल दिखाया है और सबसे अंदर ये सर्किल जो है पंखुड़ी हो गई, यानी फूल की पत्ती। तो यानी फर्स्ट कैटेगरी में एक के अंदर एक वाला मामला है, और एक के अंदर वाला एक मामला यहाँ पे 2 नंबर पे है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? 2 नंबर। 76 चना, फली, मटर। ज़्यादा ऊपर चला गया। हुँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर फिगर हम बनाएँगे तो कैसे बनाएँगे? फली गाय की होती है, मटर की। चने के वो होले होते हैं, लेकिन उसको फली नहीं बोलते हैं आम तौर पे। फली जो है वो मटर की बोली जाती है। तो बड़ी वाली ये सर्किल जो है ये फली है और इसके अंदर ये मटर है। ठीक है? और ये छोले जो हैं, छोले के अंदर वो चना होता है, इसको अलग ले लिया है। तो ये कैटेगरी, ये थी हमारी 4th कैटेगरी। 4th कैटेगरी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा। इसमें हो सकता है अक्सर बच्चों ने गलती की हो, फली के अंदर दोनों को दिखा दिया हो। क्योंकि मटर की फली कहलाती है, चने की फली आपने कभी सुना नहीं होगा। वो वो होले कहलाते हैं, उसे फली नहीं बोलते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतने की जरूरत थी। ओके, पृथ्वी, पर्वत, जंगल, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? अब पृथ्वी के अंदर तो सभी कुछ है, जंगल भी है और पर्वत भी है। तो ये बड़ा सर्किल जो है ये हमारा क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गई और इसके अंदर जंगल और पर्वत हो गए। ठीक है, पृथ्वी को देखिए ये मैंने लाके बड़े सर्किल में दिखाया है। तो यानी ये कैटेगरी कौन सी है? दूसरे नंबर की जो कैटेगरी थी, यानी एक के अंदर दो चीज, और ये यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे है, तो ये 4 इसका आंसर हो जाए। इसी तरह जीव विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को मिलके बनता है। तो जो बाहर दिखाया है सर्किल, ये जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इसको बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में, इसको जूलॉजी कहते हैं, और पूरे को मिला के बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई आपकी सेकंड नंबर की। जैसे ऊपर सेकंड वाला था, ये भी सेकंड ऑप्शन है। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ तीसरे सीरियल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। तो साफ दिख रहा है 79 आपके यहाँ? ओके, तो यहाँ पे कारखाना, उपकरण, उत्पाद। अब कारखाना जो है उसके अंदर ही उपकरण होते हैं। तो उसमें उपकरण में आप टूल्स भी ले सकते हैं, मशीन भी ले सकते हैं, तो वो सब जो है कारखाने के अंदर होती हैं और उनके द्वारा उत्पाद तैयार किया जाता है, यानी एक के अंदर एक। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी जो है उसमें आएगा। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे 3 नंबर पे दी। ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया। ओके, तो यहाँ पे दिया है सूर्य, तारा और चंद्र। अब सूरज जो है वो क्या है? वो एक स्टार है, तारा कहते हैं स्टार। तो तारे के अंदर सूर्य होगा। तो यहाँ पे बड़ा जो मैंने दिखाया है ये तारा। तो तारों के अंदर एक तारा सूर्य है। हमारी धरती से करीब होने की वजह से वो बड़ा नजर आता है, उसकी रोशनी ज्यादा मालूम होती है। लेकिन जो सितारे हैं वो भी सूरज जैसे ही हैं, मगर वो हमसे दूर होने की वजह से छोटे छोटे और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चंद्रमा अलग चीज है। चंद्रमा जो है वो सैटेलाइट, वो प्लेनेट में आता है, ग्रह। तो ये सोलर मंडल का एक पार्ट है, सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं ग्रह, उनमें से एक है। ये अलग चीज हो गई। तीसरी ये फोर्थ कैटेगरी में आएगा। तो फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे फर्स्ट में दी। ठीक है, चलिए अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या है, यहाँ कह रहे हैं कैप्टन और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों का एक समूह। तो यहाँ पे कौन कौन है? कैप्टन है और सैनिक, सोल्जर और कैप्टन। तो एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है और ये समूह जो है एक रेलगाड़ी में सफर कर रहा है। तो हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। तो 15-15 सैनिकों के ऊपर एक कैप्टन है, यानी 16-16 आदमियों की एक बटालियन है, जिसमें एक उनका इंचार्ज है, 15 सैनिक। उस इंचार्ज को कैप्टन कह रहे हैं। ठीक है, जैसे टीम का कैप्टन होता है, ऐसे ही आर्मी में भी कैप्टन की पदवी होती है, उसके अंदर सैनिक होते हैं। वैसे तो और भी बीच में रैंक है, कैप्टन फिर भी बड़ा रैंक है। कैप्टन जो है ये सेकंड लेफ्टिनेंट ग्रेड या उससे भी ऊपर होता है। तो 12, उसके डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। 12 इनका इंचार्ज है और हर 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है। तो यानी 16-16 की टुकड़ियां हो गई। तो उस टुकड़ी से यानी 15 प्लस 1 16 हो गया। इस 16 से हम 1200 को भाग देंगे तो कुल कितनी टुकड़ियां हैं वो आ जाएंगी। हर टुकड़ी में कैप्टन है, तो यानी उतने ही नंबर ऑफ कैप्टन होंगे। तो 16 से हमने 1200 को भाग दिया तो 75 आ गया।
ये 75 जो है यही आपका आंसर होगा, तो ये 3 नंबर पे, ठीक है। हम्म। तो ये 82वां क्वेश्चन है। एक शहर में 40% वयस्क यानी मैच्योर लोग जो हैं, वयस्क कहते हैं बेसिकली मैच्योर या बालिग जिसे कहते हैं, निरक्षर, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले जो हैं 40% निरक्षर हैं, इलिटरेट, जाहिल, पढ़े लिखे नहीं। जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। अब दो कैटेगरीज हैं, बच्चों की और बड़ों की। तो बच्चे जो हैं वो 85% जो है, 85% जो है वो पढ़े लिखे हैं, और ये 40% बिना पढ़े लिखे। यहाँ पे उल्टा दिया है, ये निरक्षर दिया है, यहाँ साक्षर दिया है। और पूछा क्या है, यदि वयस्कों का बच्चों से अनुपात इतने हो तो जनसंख्या का कितने प्रतिशत साक्षर है। तो 40% मत लगाइएगा, 40 को 100 में से घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। ये इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे कितने हो गए, 100 में से इसे माइनस करेंगे तो 60 आ गया। तो 60% को 2 से गुणा करेंगे, चूंकि बड़े जो हैं उनका अनुपात 2 है और बच्चों का 3 है। तो 3 में से 85% जो है वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो 85/100 को 3 से गुणा करेंगे। और कुल कितने हो गए, उनकी संख्या 5 हो गई, 3 और 2 5। तो नीचे 5 गुणा 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ नीचे 100 आएगा, यहाँ 500 आएगा, ठीक है। इससे हमारा प्रतिशत निकल आएगा। तो अब देखिए 60 दूनी 120 हुआ, और 85 दिए 255 हो गया। 255 को 120 में जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा। 375/500 ये कितना हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 75/100 आ जाएगा। 75/100 यानी 75%। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैसे तो समानुपात का जो तरीका है उससे निकालना चाहिए, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ। का पूरा प्रोसीजर अगर लगाएंगे तो इस तरह से इसको हल करके पूरा दिखाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए मैंने वहीं पे कर दिया था। ठीक है, तो वापस मैं ऊपर ही चलता हूँ। तो ये दिखाने के लिए समानुपात का तरीका हमने अपनाया था चूहे बिल्ली वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं मोटे तौर से आप कैसे कैलकुलेट करें वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे करना चाहिए था, तो आप कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में मार सकती है, यानी एक बिल्ली एक चूहे को 100 दिन में ही मारेगी। यानी उसके हाथ 100 दिन में एक चूहा आता है, एक बिल्ली। इसीलिए 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में मार रही हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी। तो रेशियो तो यहाँ पे बराबर ही हो गया ना, यहाँ 100-100, यहाँ 4-4। तो बात एक ही है, अगर वहां पे 100 दिन लग रहे थे तो यहाँ भी 100 ही दिन लगेंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए छोटा नंबर दे दिया है कि आप घबरा जाएं, और आप वहां 4 था और यहाँ 100 था, तो आप 4 दिन ढूंढे। या 4 आंसर नहीं होगा, यहाँ 100 दिन ही आंसर होगा। ये 100 दिन ही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे भी तो 100/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बिल्ली एक चूहा कितने दिन में पकड़ पा रही है, 100 दिन। तो यहाँ भी 4/4 है, वहां 100/100, यहाँ 4/4। तो आंसर वही रहेगा, 100 दिन, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोचना था, इसमें अक्सर बच्चों ने गलत कर दिया हो। तो घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्लियर हो गया ये 100 दिन क्यों हुआ।
नेक्स्ट है, ज्यादा ऊपर पहुंच गए। तो गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक हो है, गायों की संख्या है। तो इसमें क्या है कि मुर्गियों के ज्यादा, जाहिर है कि 2 टांगे होती हैं, गाय के 4 होती हैं। तो ये कह रहे हैं पैरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक हैं। अब ये 14 अधिक जो पैर हैं ये काय के होंगे? गायों के। क्योंकि मुर्गियों के तो 2 हैं, दुगना तो सर मानेंगे ही। भाई सर के मुकाबले टांगे तो दोनों की दुगनी है, लेकिन गाय की दुगनी के बजाय 4 गुनी है। तो जो एक्स्ट्रा 14 है वो गायें हैं। गायों के 14 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्योंकि मुर्गियों के उतनी गायों के और उतनी मुर्गियों के अगर हम लेंगे, तो मुर्गियों के अगर 2 पैर होंगे, गायों के 4 होंगे। तो जो एक्स्ट्रा हैं वो उन गायों के पैर, और हर गाय के 2 पैर मुर्गियों के मुकाबले एक्स्ट्रा होंगे, और टोटल गायों के पैर जो एक्स्ट्रा हैं वो 14 हैं। तो गायें एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 14 को 2 से भाग दे दिए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये सेकंड वाला होगा, यानी 7। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसमें भी अगर हिसाब किताब बारीकी से लगाने बैठ गए तो आप घबरा जाएंगे कि कौन से मेथड से करना है। का सीधा तरीका बताता हूँ, देखिए ऐसे क्वेश्चन कि इसमें कैसे आपको सोचना था। अब देखिए इसमें उम्र के क्वेश्चन में हम कोई एक चीज को फिक्स मान के उससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आयुष का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। तो आयुष की जो कुछ भी उम्र होगी उससे 2 साल पहले इनकी शादी हुई होगी। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या दे रहे हैं, उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है, और माँ बाप में फर्क 5 साल का है, लेकिन 10 साल के आयुष से 20 साल बड़ी है। तो यानी आयुष की उम्र इन्होंने 10 बता दी, और उसकी माँ की उम्र जो है उससे 20 साल ज्यादा है, और माँ से जो उसके पिता हैं वो 5 साल बड़े हैं। तो एट प्रेजेंट आयुष के पिता की उम्र कितनी होगी? 20 और 10 30 और 5 35 हो गई। ठीक है, तो वही मैंने कैलकुलेट करके यहाँ दिखाया है कि 10 प्लस 20, ये तो माँ की उम्र हो गई, और माँ से वो 5 साल बड़ा है, तो टोटल उम्र हो गई 35। 10 साल का आयुष है, उसकी माँ उससे 20 साल बड़ी है, यानी माँ की अगर उसकी उम्र इस वक्त 10 साल है तो माँ की 30 साल होगी, और इससे 5 साल उसका पिता बड़ा है तो उसकी 35 हो जाएगी। और इनकी शादी को कितने साल हुए? 10 साल का अगर आयुष है और 2 साल बाद ये पैदा हुआ है तो 12 साल पहले हुई थी। तो 35 में से 12 को माइनस कर दी तो 23 आ जाएगा। तो 23 इसका आंसर होगा। ठीक है? ये फर्स्ट वाला जो है ये इसका आंसर। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? हम्म, आप लोग भी आंसर यूं नहीं दे रहे हैं जब तो कर ही आए। हम्म, अच्छा, इसमें पूरा एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसमें अलग-अलग खेल और काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन दे दिया, इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी कर दी है। ऐसा देना नहीं चाहिए था, ख़ैर टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इसमें कौन-कौन से खेल खेले जा रहे हैं और उन खेलों को खेलने वाले कितने लोग हैं? अब जैसे हॉकी है, रोहित और मदन हॉकी की एक टीम में हैं। तो यहाँ पे आप खेल देखिए और कौन-कौन खेल रहा है वो हिसाब लगाइए। पार्थ ने बैडमिंटन में, देखिए बैडमिंटन यानी कौन-कौन खेल रहा है? पार्थ और रोहित। क्योंकि पार्थ ने रोहित को हराया है, यानी दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं। लेकिन टेनिस में सचिन को से हार गया, यानी कौन खेल रहा है? पार्थ की बात हो रही है। पार्थ और रोहित बैडमिंटन खेल रहे थे, लेकिन पार्थ सचिन से हार गया। काय में हार गया? टेनिस में। यानी सचिन और पार्थ दोनों टेनिस खेलते हैं, और पार्थ और रोहित बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम पहले इसका एक चार्ट जैसा बना लेंगे।
टैली मार्क लगाना आपको आते होंगे स्टैटिस्टिक्स में। खेल का नाम लिख लीजिए और ये मैसेज पढ़ के वहाँ टैली मार्क लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। नितिन फुटबॉल में सागर के साथ, हॉकी में सचिन के साथ। तो यानी नितिन फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, और फुटबॉल उसके अलावा और कौन खेल रहा है? सागर। और हॉकी उसके अलावा कौन खेल रहा है? सचिन खेल रहा है। तो इस तरह से खेलों में हम टिक करते चले जाएंगे। रोहित ने शतरंज में सचिन को हराया। अब रोहित और सचिन दोनों यानी शतरंज खेलते हैं। यहाँ हारने जीतने पे इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको ये हिसाब लगाना था कि खेल कौन कौन सा खेल रहा है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो बैडमिंटन, वॉलीबॉल या टेनिस नहीं खेल रहे हैं, तो उनको पहले ही आप अलग मार्क कर देंगे कि ये गेम नहीं खेलेंगे। मदन और पार्थ बास्केटबॉल में विपरीत टीमों में है। अब ये दोनों अलग अलग टीमों में है और काय में है? बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल यानी ये दोनों खेल रहे हैं। नितिन क्रिकेट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस तरह से नितिन को बता दिया कि ये क्रिकेट भी खेलते हैं। जबकि सागर जिला स्तर पर ऐसा करते हैं, और सागर का भी बता दिया कि ये भी क्रिकेट खेलते हैं, यानी नितिन और सागर दोनों क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। जो लड़के शतरंज खेलते हैं वो फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो वहां पे आप इन गेमों के आगे, इन लड़कों के आगे क्रॉस मार देना कि ये नहीं खेलते हैं। मदन और पार्थ वॉलीबॉल टीम में एक साथ हैं और ये दोनों वॉलीबॉल खेलते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अब खेलों की लिस्ट बना के फिर आगे की जवाब आपको देना हो। ये मैंने डिटेल में अलग बना के पहले सोचा था कि एक एक स्लाइड अलग बना दूंगा, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था। हम्म। देखिए मैंने भी वही किया था, इसका टेबुलेशन कर लिया था और उसका लिस्ट जो बनाई थी तो उसमें ऐसा था, रोहित जो है वो 3 गेम खेलता है। ठीक है। और वो खेलता है रोहित हॉकी, बैडमिंटन और चेस। मदन खाली हॉकी खेलता है। पार्थ जो है बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है। सचिन जो है टेनिस, हॉकी और चेस खेलता है। नितिन जो है फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलता है। सागर जो है फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेलता है। मदन जो है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है। तो इनका टेबुलेशन करना जरूरी था ताकि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो हम बता सकें। ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें बताना। तो अब पहला क्वेश्चन है कि उन लड़कों के नाम बताइए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है। तो फुटबॉल नहीं खेलने वालों की वो जो लिस्ट थी उसमें मैंने देख लिया था कि कौन कौन नहीं खेलते हैं। तो फुटबॉल नहीं में टोटल जो है 2 लोग थे और वो थे रोहित और सचिन। इसलिए यहाँ पे ये 3 नंबर जो है ये मार्क होगा। ये दोनों जो है फुटबॉल नहीं खेलते। कंडीशन दी थी ना कि ये गेम नहीं खेलते हैं, ये जो ये खेलने वाले हैं। तो चेस खेलने वाले जो हैं वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, और रोहित और सचिन जो है ये चेस खेलते हैं। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे है नहीं खेलने वालों। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा है हॉकी और टेनिस दोनों कौन खेलते हैं? तो सचिन जो है वो दोनों गेम खेल रहा है। ठीक है। सचिन जो है टेनिस भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो यहाँ सचिन को हम मार्क कर देंगे। इस समूह का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो यानी जो सबसे ज्यादा लड़के खेलते हैं वो लोकप्रिय हो गया। तो 88 का
सबसे लोकप्रिय गेम यहाँ मैंने टेबुलेशन किया था, तो हॉकी जो है 5 लड़के खेलते हैं, जो लिस्ट दी है उसमें। तो इसलिए हॉकी जो है ये सबसे पॉपुलर गेम। उसके बाद 4 नंबर 2 गेम का था। एक था उसमें नहीं है। हाँ, बाकी गेम जो है उतने ज़्यादा नहीं है पॉपुलर। उसमें कोई 2 बच्चे खेल रहे हैं, कोई 3 खेल रहे हैं। लेकिन जो हॉकी है वो 5 लोग खेल रहे हैं। इसके बाद है सबसे अधिक संख्या में गेम कौन खेलता है? तो सबसे अधिक तादाद में पार्थ जो है वो खेलता है, वो 4 गेम खेलता है। तो ये भी टेबुलेशन करने से पता चल गया था, वही टैली मार्क लगाए थे और टैली मार्क लगा के उसका मैंने अलग से वो फ़ोटो नहीं लिया जो मैंने बनाया था, वरना मैं दिखा देता, उसमें टाइम लगता। तो पार्थ जो है, ये सबसे ज़्यादा गेम खेलता है, ये 4 गेम खेलता है। इसलिए ये 3 नंबर पे इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है कौन-सा लड़का बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलता है? तो रोहित जो है बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलता है, ठीक है? इसलिए रोहित को यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। तो कल अब मैं आपको सेकंड पेपर करा दूँगा। तो फर्स्ट वाला आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक? तो कल मिलते हैं फिर। तो बाकी और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं कि इस तरह से हमारे टीचर हैं जो कि एग्ज़ाम हो चुका है उसका बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन-कौन से आंसर होना चाहिए, तो उनको आप बता सकते हैं। तो वो भी यहाँ लाइव में शरीक होके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जब बता ही रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो और अगर 100-50 भी देख लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बराबर कहता रहता हूँ कि आप लोग बता दीजिएगा। तो जो भी आपके साथ के लोग हैं जिनका आपको पता है जिन्होंने एनएमएमएस दिया है, उनको आप बता दीजिए, ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। वो अभी से उनको पता चल जाएगा कि वो क्वालीफ़ाई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो जो जिनसे मिस हो गया है, वो वीडियो सेव हो जाता है, जो ये लाइव लेता हूँ, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है? ओके, ख़त्म करते हैं यहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, कल मिलेंगे इसी टाइम 8:30 बजे। ओके, आज 2-4 मिनट शायद लेट हो गया था। मैं भूल गया था, मैं एंड टाइम पे जाके मैंने लॉगिन वॉगिन किया, उसमें 2-4 मिनट लग गए थे।